जिंदगी का भंवर है। मैं रजनी वर्मा के पास जाकर खुद मिलूंगा और उससे पूछूंगा कि आखिरकार इस दावे का मतलब क्या है। रज की सच्चाई छुपाने के लिए मैंने सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए, तो अगर आप हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के हिसाब से ये साबित करना चाहेंगी तो नहीं कर पाएंगे। आज सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि शायद आप दोनों के अलग होने की वजह मैं ही बन गई। इसीलिए तो कहना चाहती हूँ कि पुरानी सब बातों को भूलकर आप दोनों एक साथ रहना शुरू कर दीजिए। ये तुम दोनों का प्यार है या फिर तकदीर कि आज तक आप दोनों का तलाक नहीं हुआ है। शायद ऊपर वाला भी यही चाहता है कि आप दोनों एक साथ रहें। आदित्य, चलो एक दूसरे से हाथ मिलाओ और पुराने सारे गिले शिकवे दूर कर दो। आरती, देख क्या रहे हो आदित्य? आज एक बार फिर से आरती का हाथ थाम लो। चलो अब मैं निकलती हूँ। ब्रज भी अंदर सो रहा है, उसे मेरा प्यार देना और तुम दोनों इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहना। रजनी वर्मा का ना तो कोई फोन आया और ना ही वो मिलने आई। पता नहीं क्या बात है। मैं भी आपसे यही कहने वाला था सरकार कि कहीं ये किसी बदलाव का इशारा तो नहीं, क्योंकि अपनी जरूरत पे सबको झुकते हुए देखा है। ठीक कह रहे हो लंदन, अपनी जरूरत पर लोग झुकते भी हैं और जरूरत पूरी होने पर मुंह भी फेर लेते हैं। लेकिन मैं रजनी वर्मा से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। धोखा तो वही देते हैं सरकार जिस पर विश्वास किया जाता है, और रजनी वर्मा तो एक बार अपना रंग दिखा चुकी हैं। जिस दिन रजनी वर्मा ने अपना रंग दिखाया ना, तो फिर मैं भी अपना रंग दिखाऊंगा। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की और बात को संभाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि रजनी वर्मा मेरे साथ धोखा करे और निकल जाए। वो सत्ता में आना चाहती थी सरकार, और वो सत्ता में आ गई। इस राजनीति की अजीब बात तो यही सरकार कि चेहरा देखकर दिल की बात समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। नहीं लल्लन, रजनी वर्मा अभी इतनी माहिर राजनीतिज्ञ भी नहीं है कि मुझे धोखा दे सके। हाँ, ये जरूर है कि उनके ऊपर भी पार्टी और सरकार का दबाव है, काम का बोझ भी है। हो सकता है इसीलिए उन्होंने फोन ना किया हो। अब आप देख लीजिए सरकार, आदित्य का भी तो पता नहीं है। कहीं रजनी वर्मा और आदित्य को मिलाकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? मिलके काम करने के लिए मिलवाना भी तो जरूरी था। दोनों के बीच तकरार हुई और आपने ही तो सुलह करवाई। देखता हूं, और अगर नहीं हुआ तो फिर आदित्य को फोन करूंगा
रजनी वर्मा को भी फोन कर लीजिए, देख लीजिए वो कहाँ व्यस्त है। सोनाली, कल तक तुम शारदा जी के जी का जंजाल था, लेकिन आज मेरे जी का जंजाल बनती जा रही हो। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात तो यह है कि तुम मेरी मुट्ठी में तो हो। हाँ बोलो सोनाली। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, तुम अपनी बताओ। मुझे आजकल तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता होने लगी है सोनाली। मैं जानती हूँ दीदी कि आप मुझे लेकर काफी चिंतित हैं, लेकिन दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये बात तो साफ हो चुकी है कि अब तक आपने जो कुछ भी कहा है वो बात सच है, लेकिन आखिर अगर वो बच्चा है तो उसकी माँ है कौन? ये बात भी तो पता लगनी चाहिए। तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारी चिंता क्यों है? मेरी हालत देखकर आप चिंतित हैं। तुम्हारे साथ जो होने वाला है ना, मैं उसको लेकर ज्यादा चिंता में हूँ। मैं कुछ समझी नहीं दीदी। अगर मुझे पता होता कि ऐसे मामले सामने आएंगे जो तुम्हारे लिए खतरा बन जाएंगे, तो मैं तुम्हें उस घर में वापस जाने की सलाह कभी नहीं देती। मैं अब भी कुछ नहीं समझी। ये मामला बहुत खतरनाक होता जा रहा है सोनाली। अरे तुम तो अपने बच्चे के अधिकार को लेकर उस घर में अड़ी हुई हो, लेकिन ऐसा करके तुम अपने और अपने बच्चे का दुश्मन उस घर में सबको बना रही हो। उस घर के ही लोग तुम्हारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। आप ये क्या कह रही हैं दीदी? मैं जब तक किसी बात को लेकर निश्चित नहीं होती, मैं उस बात को कभी नहीं कहती। और अगर मैं कह रही हूं तो तुम्हें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बात इतनी बढ़ जाए कि इस तरह के नतीजे सामने आए कि तुम उस बच्चे को खो बैठो और मैं तुम्हें खो बैठूं। आप ये कहना चाहती हैं कि इस घर में मेरे बच्चे की जान को खतरा है? इसीलिए अब उस घर में बच्चे के अधिकार की बात करना छोड़ दो। उस वसीयत को भूल जाओ और खत्म कर दो इस बात को। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? मैं इस बात को खत्म कैसे कर दूं? तो क्या तुम अपने बच्चे की जान खतरे में डालना चाहती हो? मर्जी है तुम्हारी। भाई मुझे तुम्हें आगाह करना था, सो मैंने कर दिया। अगर तुमने जायदाद में अधिकार मांगना नहीं छोड़ा ना, तो तुम्हारे बच्चे को बचाना मुश्किल हो जाएगा। तुमने उन्हें दुश्मन बना लिया है सोनाली, जिनकी ताकत का तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। आप किसकी बात कर रही हैं? अब जाने भी दो सोनाली, मैं खुलकर कुछ भी नहीं बोलना चाहती। अभी फोन रखती हूँ। बाय, गुड नाइट। ये राजनीति एक तिलिस्म है आरती, जो एक बार इसके अंदर जाता है वो फिर वापस बाहर नहीं आता। वो राजनीति में उलझ कर रह जाता है और फिर राजनीति उसे और कुछ करने भी नहीं देती। राजनीति में जाने की कोशिश में तुम गिरफ्तार भी हो चुके हो आदित्य, फिर भी उसी में जाना चाहते हो? बहुत पुरानी बात है आरती। किसी ने कहा था कि राजनीति में उतरने का रास्ता जेल से ही शुरू होता है। क्या? हाँ, तुम समझी नहीं। उसके कहने का मतलब यह है कि आजादी के आंदोलन में सबको जेल जाना पड़ा, और उसके बाद जब वो वापस लौटे तो सबके लिए राजनीति के रास्ते खुल गए। आज भी आजादी के बाद आंदोलन होते रहते हैं, और जो लोग जेल जाते हैं उनके लिए आज भी राजनीति के रास्ते खुलते हैं। और तुम खुद ही देख लो ना, आज भी आंदोलन की वजह से कितने ही लोग नेता और मंत्री बन चुके हैं। बात तो सही है।
जेल जाने से कौन डरता है आरती? नमस्कार शंकर प्रसाद जी। अरे भाई नमस्कार नमस्कार आदित्य, कहाँ हो भाई? तुम्हारे बिना शाम सूनी है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, आ जाओ। शंकर प्रसाद जी, आज तो मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों, कहीं खास जगह हो क्या? दरअसल मैं अपनी पत्नी के साथ। अरे क्या मजाक कर रहे हो भाई? या आज ही के आज पत्नी किसे बना लिया? आज के आज नहीं शंकर प्रसाद जी, ये बहुत पुरानी कहानी। आपसे मिलूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल तो आज मैं आ पाने के लिए माफी चाहता हूं। ठीक है आदित्य, कल मिलते हैं। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शंकर प्रसाद जी का फोन। आदित्य भी पता नहीं क्या चीज है, इसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ सरकार? कह रहा था अपनी पत्नी के साथ। भाई इसकी शादी तो मेघना जी की बेटी के साथ होनी थी ना, फिर ये अचानक पत्नी कहां से आ गई? एक बात कहूं सरकार, ये आदित्य ने बहुत ऊंची चीज है, इसके बारे में पता कर पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। समझ में नहीं आता कि इसके दिल में क्या है और जुबान पे क्या है। ठीक कह रहे हो लल्लन, इसीलिए इसे ना तो मेघना देवी समझ सकी और ना ही शारदा देवी। ये तुम क्या कह रहे हो सोनाली? इस घर में तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा? हाँ माँ जी, सच तो यही है कि अपने बच्चे के अधिकार के बारे में बात करके और वसीयत बनाने के बारे में बात करके मैंने दुश्मनी तो मोल ले ली। नहीं बहू, तुमने कोई दुश्मनी नहीं मोली है। अगर उन्हें वसीयत बनानी होती तो वो पहले ही बना चुके होते माँ जी। लेकिन अब ये बात करीब करीब तय हो चुकी है कि पापा जी की नीयत इस मामले में साफ नहीं है। मेरी मांग तो उनकी इच्छा के खिलाफ ही लगेगी ना, और ऐसे में मैं उनकी दुश्मनी हुई। देखो बहू, वो वसीयत इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि तुम्हारी मांग गलत है। रजनी वर्मा से तुम्हारे संबंध बहुत करीबी है, इसलिए उन्हें शक है कहीं रजनी वर्मा के कहने से तुम ये सब कुछ तो नहीं कर रही हो। अगर इस तरह की वसीयत बना दे तो सारी जायदाद तुम्हारे हाथ में होगी। बाद में इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा किसी को पता नहीं। ये तो सिर्फ कहने की बात है माँ जी। पापा जी रजनी वर्मा के नाम का बहाना बनाकर वसीयत पर साइन करने से मना कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है ये मैं आपको अच्छी तरह से बता चुकी हूँ। और रजनी वर्मा के साथ मेरे संबंध अच्छे रहे, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है, अपने घर में मुझे पनाह दी और वक्त वक्त पर मुझे सही सलाह दी। सोनाली, वसीयत तो तुम्हारे बच्चे के नाम ही होनी है। बस तुम इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो कि इस घर में तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा है। नहीं माँ जी, मैं ये बात अपने दिल से इतनी आसानी से नहीं निकाल सकती जब तक मैं ये नहीं देख लेती कि मेरे बच्चे के लिए इस घर में सभी के दिल में हमदर्दी है। ठीक है, मैं आज ही इनसे बात करूंगी वसीयत के बारे में। देखो, तुम जो समझाना चाहती हो ना
वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है शारदा। जिंदगी एक भंवर है। कमाल की बात है, कमाल की बात है। अरे शारदा देवी की बात करें या फिर मेघना देवी, इनकी तो बेटियों की शादी आदित्य से होने वाली थी ना, जो कि होते होते रह गई। और अब ये नए राज सामने आ रहे हैं। आदित्य शादीशुदा है, अपनी पत्नी के साथ है। कमाल है, कमाल है। मेरी समझ की तो बाहर की बात है सरकार। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कल तक ये आदित्य अकेला था और आज जो है शादीशुदा हो गया। मुझे तो लगता है सरकार ये कुछ चलता फिरता राज है। अरे जब मेघना देवी की बेटी की शादी टूटी, उस वक्त तो आदित्य जेल में था ना, तो फिर क्या इसने जेल में ही शादी कर ली? अरे शादी ही की है ना, तो क्या हुआ? कोई गुनाह तो नहीं किया ना। और आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको उसकी शादी से बड़ी तकलीफ है। आपको क्या लेना देना उसकी शादी से? अरे शादी से लेना देना नहीं है भाग्यवान, लेकिन आदित्य से तो लेना देना है ना। आज वो हमारे साथ है और हमारा उसूल है कि जो भी हमारे साथ है उसका अतीत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ हमारे सामने होना चाहिए। लेकिन इस आदमी ने तो हमें चौंका ही दिया। आज शाम तक वो कुंवारा था और अभी शादीशुदा है। अरे आपको पता नहीं था, इसका मतलब ये नहीं कि वो शाम तक कुंवारा था। अरे हाँ ठीक है, लेकिन इस बात को उसने छुपा कर तो रखा ना। सरकार, मैं तो कहता हूं जो अपनी राज इस तरह से छुपा के रखे, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ठीक कहते हो लल्लू। लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि आज हमें उसकी जरूरत नहीं है, बल्कि उसे हमारी जरूरत है। और मैं तो यह सोच रहा हूं कि मेघना देवी और शारदा देवी पर क्या बीतेगी जब उन्हें यह पता लगेगा कि आदित्य शादीशुदा है। क्या बात है शारदा, परेशान नजर आ रही हो? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। कोई जरूरी काम है? घर में जो हलचल मची हुई है, मैं उसे शांत करना चाहती हूँ। देखो शारदा, सोनाली को समझा दो कि दूसरों के बहकावे में आकर घर का माहौल खराब उसे दूसरे लोग भटका रहे हैं। उसके दिल में जो शक बैठ गया है उसे निकालना बहुत जरूरी है। मैं सोनाली को इस घर में लेकर आई हूं तो बाकायदा इस वायदे के साथ कि उसका बच्चा इस घर का वारिस बनेगा। तो फिर इस बात से इनकार किसने किया? जब तक वसीयत नहीं बन जाती, सोनाली को इस बात की तसल्ली नहीं हुई। तो क्या तुम ये चाहती हो कि जिस तरह की वसीयत सोनाली चाहती है उसी तरह की वसीयत हम कर दें? ये जानने के बाद भी कि वो दूसरों के इशारे पर चल रही? सोनाली किसी के भी इशारे पर चले, लेकिन वो अपनी औलाद के साथ दगा तो नहीं कर सकती। और हम ये जायदाद सोनाली के नाम नहीं, उसकी औलाद के नाम कर रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? सोनाली इस जायदाद की केयरटेकर हो सकती है, ना वो जायदाद को बेच सकती है और ना ही किसी को दे सकती है।
इस जायदाद का मालिक तो बच्चा ही होगा ना। देखो, तुम जो समझाना चाहती हो वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है शारदा। हमारी जायदाद का वारिस वो बच्चा ही है ना। अगर हमने जायदाद बना दी तो सोनाली के सारे शक मिट जाएंगे। नहीं शारदा, मुझे नहीं लगता कि अभी वसीयत बनानी चाहिए। अभी वसीयत बनाना मुनासिब नहीं होगा। वसीयत बहुत सोच समझ के बनानी चाहिए। किसी के कहने या बहकावे में आकर ये वसीयत नहीं बनेगी। समझा देना सोनाली को। अब किसी की मदद करना ये तो अच्छी बात है। आप सोनाली की मदद कर रही हैं, पर इसके पीछे जो सोच है वो हम जानना चाहते हैं। जिंदगी एक भंवर है। मैम, खाना लगा दूं क्या? आप चलिए, हम आते हैं। देखो मैम, आप ऑफिस और राजनीतिक परेशानियां घर पे मत लाया कीजिए। कम से कम घर पे तो आप सुकून से रहा कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, आप खाना लगाइए, हम एक फोन करके आते हैं। ठीक। मेघना जी, नमस्कार मेघना जी। नमस्कार रजनी जी, कैसी हैं आप? फिलहाल तो अच्छी हूँ, लेकिन कल का कुछ पता नहीं। कल का तो वैसे भी किसी को पता नहीं होता, पर यह भी सच है कि इंसान अपने आज के कर्मों से ही अपने आने वाले कल का निर्माण करता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? हमने भी यही सोचा कि एक बार मिल लिया, बात कर ली, तो दोबारा मिलना नहीं पड़ेगा, पर फिर से आपसे बात करनी पड़ रही है। बड़े अफसोस की बात है, और यही हम जानना चाहते हैं कि इसकी वजह क्या है। किस बारे में? सोनाली के बारे में। वो आपके बहुत करीब है ना, आपके इशारों पे सब कुछ करती है। क्या लगता है आपको कि सोनाली के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जो नहीं होना चाहिए? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, और फिर आप मुझे इस मामले में क्यों घसीट रही हैं? नाराज क्यों हो रही है रजनी जी? हम आपको घसीट नहीं रहे हैं, पर इंसान के हर कदम के पीछे एक सोच होती है। अब किसी की मदद करना ये तो अच्छी बात है। आप सोनाली की मदद कर रही हैं, पर इसके पीछे जो सोच है वो हम जानना चाहते हैं। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनसे वसीयत कैसे बनवाऊं। आप वादे की बात कर रही हैं, तो पापा जी ने भी तो किसी से वादा किया होगा। रजनी वर्मा के पास तो सिर्फ एक ही जवाब है कि जिसे ऊपर वाला बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। समझ में नहीं आता कि रजनी वर्मा कौन सा खेल खेल रही है मेरे साथ।